नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम तपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कैलाश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन, दिल्ली में जो पानी की गंभीर समस्या बनती जा रही है, इसको लेकर दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तो बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है ये पानी की समस्या और पूरे इलाके में दिल्ली के लगभग प्रत्येक इलाके के अंदर पानी की समस्या है। अब देखिए, जहाँ हम लोग रहते हैं, ये आईपी एक्सटेंशन तपड़गंज विधानसभा है, मंडावली क्षेत्र है। यहाँ पर जो है पानी की गंभीर समस्या है। पानी आता ही नहीं है। कई बार रात को 11-11, 12-12 बजे तक महिलाओं को जगना पड़ता है पानी के लिए। सुबह पहले पानी 5 बजे 6 बजे आ जाता था, अब कई बार 7 बजे और 8 बजे आता है। वो भी लिमिटेड आता है, उस समय के लिए आता है। अगर आप उतने समय को निकाल गए तो फिर पानी नहीं मिलता पूरा दिन। और जो पानी आ भी रहा है वो पानी बहुत ही गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, जिसको कि हम पी नहीं सकते। अब बहुत सारे लोगों ने आरओ लगवा रखे हैं, तो चलो वो आरओ से साफ करके पानी पी लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं लगवा पाए हैं, बेचारे गरीब लोग, वो लोग कैसे पिएंगे इस पानी को? एक समय था जब आईपीएक्स और मंडावली के अंदर गंगा वाटर की सप्लाई होती थी। वो तो अब सप्लाई यहाँ पे है ही नहीं। वो तो कई वर्षों से सप्लाई खत्म हो गई। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से यहाँ पे पानी की ऐसी समस्या पैदा होने लगी धीरे धीरे, और वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो पानी की समस्या तो है और बहुत ही गंभीर है, और दिल्ली सरकार को इस विषय में बहुत ही गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि ये लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए है, और पानी अगर लोगों को ना मिले तो सोचो कैसे होगा। पिछले 10 वर्षों से ये लोग सत्ता में हैं, शासन में, और 10 वर्षों से इन्होंने कुछ नहीं किया पानी के लिए। आज भी वही टैंकर से पानी की सप्लाई कई जगह हो रही है। आज भी पानी की पाइपलाइनें बिल्कुल नहीं डाली गई हैं। आज भी पानी वही बदबूदार गंदा आ रहा है। तो सोचिए ना कि कैसे काम चलेगा दिल्ली के। पानी बिजली की लड़ाई को लेकर ये सत्ता में आए थे सर, उसके बावजूद भी पानी की समस्या। बिल्कुल, पानी बिजली की लड़ाई को लेकर ये सत्ता में आए थे, और अब देखिए जल बोर्ड लगभग कई करोड़ घाटे में चल रहा है। आप सोचिए ना, अगर जल बोर्ड कंगाल हो रहा है, बिजली विभाग कंगाल हो रहा है, तो आगे आने वाली सरकारें या आगे आने वाले दिन दिल्ली की जनता के लिए कैसे होंगे? और ये सरकार तो बिल्कुल ही सोई बैठी है। ये सरकार तो बिल्कुल चिंतित नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों की सुख सुविधाओं के लिए बिल्कुल भी इन लोगों को फिक्र नहीं है। विधायकों की सैलरी समय पे मिल जा रही है, विधायकों को फंड समय पे मिल रहा है, लेकिन कोई भी विकास कार्य, कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा। सीवर की इतनी गंभीर समस्या है, सीवर जगह जगह जाम है, भरे पड़े हैं, नाले जगह जगह भरे पड़े हैं, और पानी की गंभीर समस्या आप खुद देख रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो कारण क्या है सर? पानी की शॉर्टेज का सबसे बड़ा कारण क्या मान सकते हैं आप? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि दिल्ली में इन्होंने पानी के स्टोरेज को बनाया ही नहीं। पानी की समस्या जो प्रत्येक वर्ष गर्मियों में होती है, इनको उस पर सोचना चाहिए था। और आप ध्यान दें कि पिछले वर्ष तो बाढ़ आई थी दिल्ली में, लाल किले तक पानी चला गया था। तो यमुना में इतनी ज़्यादा संख्या में पानी था। अगर ये पानी का स्टोरेज करते या पानी का इंतजाम करते तो शायद आज वो समस्या ना आती। लेकिन इन्होंने कोई ऐसी वो की नहीं है ना, कोई पानी स्टोरेज का सिस्टम दिल्ली के लिए बनाया ही नहीं है। दिल्ली हमेशा दूसरे राज्यों पर डिपेंड रहता है। अब अगर गर्मी के मौसम में दूसरे राज्य में भी पानी की समस्या है, बड़े बड़े राज्य हैं, उनको खुद को पानी की आवश्यकता होती है, तो दूसरे राज्यों को पानी कैसे दे पाए? तो इस कारण से शायद पानी नहीं दे पाते। हरियाणा से या हिमाचल से जो पानी की बात होती है, अगर वहाँ बारिश होती है या पानी ज़्यादा तादाद में आता है तो वो दिल्ली को सप्लाई देते हैं, अन्यथा वहाँ से भी सप्लाई नहीं आ पाती है। तो पानी पे जो डिपेंडेंट दूसरे राज्यों पे दिल्ली है, उसके लिए दिल्ली सरकार को खुद इंतजाम करने चाहिए थे। और दिल्ली को ये इंतजाम ऐसे समय में, जब पानी दिल्ली में बहुत ज़्यादा तादाद में आता है, उस समय उस पानी के स्टोरेज को बनाना चाहिए था। तो इन्होंने वो स्टोरेज बनाया नहीं, इन्होंने वो इंतजाम बनाया नहीं। एक मुझे याद है, अब से करीबन 10-12 साल पहले जो है अपना जो गंग नहर है, गंग नहर से एक पानी की पाइपलाइन आती थी, और उसकी सप्लाई यहाँ ईस्ट दिल्ली में होती थी। वो सप्लाई भी इन्होंने वहाँ से बंद करी हुई है। अब ये जो सोनिया विहार ट्रीटमेंट वाटर प्लांट है, वहाँ की सप्लाई, या यमुना के गंदे पानी को फिल्टर करके सप्लाई, इन्होंने ऐसी लोकल सप्लाई कर रखी है। तो इन लोगों ने जो पानी की जो व्यवस्था पहले थी भी ना, उसको भी ध्वस्त कर दिया है। हाँ, इस कारण से पानी की समस्या हल नहीं हो पा रही। दूसरा, फंड को फ्री में वितरण करना। जिन विधायकों के सैलरी 80,000 होती थी, उनकी 2.5 लाख कर दी, तो फंड कहाँ से आएगा? उस फंड को तो ये बर्बाद करते जा रहे हैं ना, एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते जा रहे हैं, अपने विधायकों को देने में खर्चे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में फंड खत्म हो रहा है। तो ये विकास कार्य, ऐसे बड़े बड़े काम ये कहाँ से करेंगे जब इनकी नीयत में खोट है? तो इस कारण से समस्या हल नहीं हो पा रही है। जब कोई गंभीर सरकार आएगी, इस तरफ ध्यान देगी, तो ही ये समस्या पानी की दूर हो पाएगी। अन्यथा हर वर्ष की तरह बस हमेशा समस्या जूं की तूं रहेगी।
सर वही पटवर्धन की बात कर ले, जो यहाँ के विधायक थे मनीष सिसोदिया, जो जेल में आज, क्या लगता है कैसी स्थिति बनती जा रही है आपके क्षेत्र पटवर्धन की? पटपड़गंज की स्थिति तो आप पिछले 10 वर्षों से ही देखो ना, जब से वो विधायक हैं क्या स्थिति हो गई है पटपड़गंज की। जो पटपड़गंज इतना अच्छा होता था, आज पटपड़गंज की स्थिति देखो कितनी बुरी हो गई है। पटपड़गंज में किसी तरीके का कोई विकास कार्य नहीं किया गया, जगह जगह सड़कों की टूटी खस्ताहाल सड़कें। किसी समय शीला दीक्षित के समय में जो सड़कें बनी थी वही सड़कें बनी हुई हैं, उसके बाद सड़कों का कार्य नहीं हुआ। नाले जो थे बने हुए उस समय के ही बने हुए नाले थे, ना नाले नए बनाए गए हैं। सीवर वही पुराने डले हुए हैं, ना सीवर का काम हुआ। पटपड़गंज विधानसभा में किसी भी प्रकार का कोई सीवर वही बिल्डिंगें तैयार होती चली, बिल्डिंग जो मकान 2 मंजिल के 3 मंजिल के होते थे आज वो 6-6 मंजिल के बन गए हैं। उसके हिसाब से ही सरकार को जो है पानी की और सीवर की समस्या को देखते हुए का प्लान और काम करना चाहिए था। तो इन्होंने पिछले 10 वर्षों में कुछ किया ही नहीं। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता परिवर्तन चाहती है सर। हाँ बिल्कुल। अब तो आप देखें ना, लोकसभा चुनाव में भी आपको ये देखने को मिला होगा कि ये दोनों पार्टियां एक हो गई, और एक होने के बाद भी ये भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि दिल्ली की जनता जो है वो अब इनसे त्रस्त हो चुकी है। वो इनके झूठ को जो है ना धीरे धीरे पहचान चुकी है कि किस प्रकार का ये झूठ बोलकर राजनीति में आए, और दिल्ली की जनता को झूठ बोल करके इन्होंने उनसे वोट लिया, और आज जो उनकी सुख सुविधाओं के लिए जो भी कार्य करने चाहिए थे वो इन्होंने नहीं किए। आपने पिछले इंटरव्यू में ये भी घोषणा कर दी थी कि साथों के साथ जीत रहे हो, और आप लोग जीते भी साथों के साथों से। लेकिन हम लगातार जनता के बीच रहते हैं, लगातार काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, तो इतना हमें अंदाज़ा था कि दिल्ली की जो जनता है वो भाजपा के और मोदी जी के प्रति एक बहुत ही निष्ठावान दिखाई देती है। और लगातार जिस प्रकार से मोदी जी ने दिल्ली में जो काम किए, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में काम किए, मोदी जी ने जो काम किए, आप देखिए NH-24 जो है कितना अच्छा हाईवे बनाया है अक्षरधाम तक। उसके बाद जो आपने प्रगति मैदान के वहाँ अंडरपास देखा है वो बनाया है। दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे है वो बनाया। तो मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की जाम की समस्या को देखते हुए, पॉल्यूशन की समस्या को देखते हुए काम किया है। दिल्ली सरकार लेकिन उस तरफ काम नहीं कर रही है। जैसे दिल्ली में उन्हें एलिवेटेड रोड बनाने चाहिए, दिल्ली में कॉलोनियों में सीवर की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, दिल्ली में जल की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, दिल्ली में बिजली की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। जगह जगह बहुत ही गंभीर जाल हैं, तारों के जाल हैं, लोगों को महंगे महंगे बिजली के कमर्शियल बिल जो हैं महंगे महंगे बिल आ रहे हैं, पानी के बिल भी बहुत महंगे महंगे, कई हज़ार रुपए के पानी के बिल लोगों के पेंडिंग हैं जो ऐसे ही आ गए। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो जिन पे इनको काम करना चाहिए। लगभग पिछले 6-7 वर्ष हो गए हैं दिल्ली में एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनाया गया। लोग कितने परेशान होते हैं, मेरे कार्यालय में लोग आते हैं राशन कार्ड के लिए कि भैया 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, राशन कार्ड नहीं मिल रहा। राशन तो कितने 4 से 5 लाख लोगों के राशन कार्ड इन्होंने रोके हुए हैं जो नहीं बनाए। तो कितना बड़ा घोटाला ये राशन में भी कर रहे हैं। मोदी जी जो राशन दे रहे हैं वो राशन उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा। दिल्ली में इन्होंने मोदी जी की कई योजनाएं भी लागू नहीं, आयुष्मान भारत योजना इन्होंने लागू नहीं कर रखी है, आवास योजना इन्होंने लागू नहीं कर रखी है। तो दिल्ली को जो सुविधाएं और जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ इस निकम्मी सरकार के कारण। वही सर, मोदी जी कह रहे थे इस बार 400 के बाहर 400 पर, लेकिन बहुमत में सरकार भी नहीं बन पाई आपकी सर। देखिए सरकार तो बहुमत में बनी है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि सरकार बहुमत में नहीं बन पाई है। आप देखिए कि हमारी जो सरकार है, जब 2014 में मोदी जी आए थे तब भी NDA के अंतर्गत गठबंधन थे, और पूर्ण बहुमत भाजपा को आने के बाद भी जो गठबंधन में पार्टियां थी वो उसमें सम्मिलित रहीं। उनको जैसे आज वैसे ही तब भी उनको मंत्रालय मिले थे। उसके बाद 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी आई, पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आई, लेकिन तब भी भाजपा गठबंधन में रही और अपने सहयोगियों को सीट दी। तो इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में आई और गठबंधन ने 300 पार सीट जीती और इस बार भी सरकार बनाई। तो ये कहना कि भाई सर जीती नहीं है, ये तो गलत है। बिल्कुल गठबंधन हमारा जीता है। वो अलग बात है कि कुछ स्टेटों में क्योंकि हमारी रणनीति में शायद कोई कमी रह गई, जिस कारण से कुछ स्टेट में हमारी सीट कम हो गई। और स्टेट का उत्तर प्रदेश में ही अगर देखा जाए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है। उसके लिए तो हम भी चिंतित हैं। उस तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि कहाँ कैसे कमी रह गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम मंदिर का निर्माण होने के बाद सबसे अधिक अगर आस थी तो उत्तर प्रदेश से थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही ये कमी रह गई, जिस कारण से हमारी थोड़ी सी सीट कम हो गई। अन्यथा आप देखो ना, मध्य प्रदेश में हमने क्लीन स्वीप किया, हिमाचल में, उत्तराखंड में हमने क्लीन स्वीप किया, गुजरात में हम लोग 26 में से 25 सीट लेकर के आए। तो देखिए ना, दिल्ली में हम 7 सीट जीते। तो कितने स्टेटों में हम लोगों ने जीत हासिल करी, वो भी तो देखो। इसके अलावा आप देखिए उड़ीसा में
उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। बिल्कुल। उड़ीसा के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी। यूपी से जैसे यूपी में जो रिजल्ट आया वो आना नहीं चाहिए था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा रहा कैलाश जी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये क्या नेगेटिव? नहीं, ये कहना गलत है कि जो राम को लाए हैं। देखिए ये अगर इस तरफ देखा जाए तो ये एक संकेत होता है किसी भी चीज़ को, किसी कार्य को करने का। राम को लाए का मतलब ये नहीं है कि राम को लेकर के आए। राम को लाने से मतलब है कि राम के मंदिर का निर्माण कराया। राम टेंट में रहते थे उनको एक अच्छी जगह पे अच्छा स्थान, उनका सुंदर स्थान बना करके उनको स्थापित किया। तो राम को लाए से मतलब राम को लाना नहीं हो गया, राम के मंदिर के निर्माण का। जिस 500 साल से लोग जिस तरफ लोगों की आस्था थी, 500 साल से लोग इंतजार कर रहे थे राम मंदिर का, उस राम मंदिर के निर्माण का रास्ता इस पार्टी ने क्लियर किया। उस राम मंदिर को बनाने का जो संकल्प था वो इस पार्टी ने लिया। उस राम मंदिर के निर्माण को इस पार्टी ने कराया। उस राम मंदिर के लिए फंड इकट्ठा अगर करवाया तो सबसे ज्यादा इस पार्टी ने करवाया। पूरे देश में अगर राम मंदिर आंदोलन चलाया तो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। तो ऐसी पार्टी जिसने राम के मंदिर के लिए सबसे अधिक प्रयास, सबसे अधिक मेहनत की, तो क्या उसको इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो इसलिए ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कोई कमी रह जाती तो विरोधी तो 100 सीट भी पार नहीं कर पाए। आप बताओ ना कि प्रभु राम ने तो हमारी सरकार बनाई, एनडीए की गवर्नमेंट बनाई ना। आज मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेकर के आई, 240 सीटें। कौन सा दल हमारे नजदीक पहुंचा? कांग्रेस खुद 99 पे रह गई, वो 100 भी पार नहीं करा, जबकि उन्होंने कितना निगेटिव प्रचार किया। अभी आप देख रहे हैं उनके कार्यालयों पे लंबी लखनऊ में और कई जगह लंबी लाइनें लगी हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि 4 जून के बाद आप कार्यालय पे आओ, आपको 8,500 रुपए खातों में मिलेंगे डले हुए, 1-1 लाख रुपए मिलेगा जी लोगों को। आप मुझे बताइए, ऐसे झूठ बोल करके अगर ये जीत भी जाते तो भी क्या लोगों को दे पाते? अब इनके सांसद जीत गए हैं जहां वहां दें। अभी आपने देखा होगा, कल या परसों की खबर है, कर्नाटका में इनकी सरकार है। कर्नाटका के अंदर इन्होंने पेट्रोल और डीजल को 3 रुपए 3.5 रुपए बढ़ा दिया। अब आप मुझे ये बताइए, ये महंगाई के मुद्दे पे लेकर के चुनाव चल रहे थे, महंगाई है महंगाई। आज इन्होंने अपने राज्य के अंदर ये पेट्रोल और डीजल के रेट क्यों बढ़ा दिए? और वहाँ पर ये 8,500 रुपये क्यों नहीं दे रहे हैं? जिन स्टेटों में इनकी सरकार है वहाँ पे ये लोगों को 1-1 लाख रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं? इससे इनका झूठ साबित होता है ना कि ये सिर्फ झूठ बोल के, सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए झूठ बोल रहे थे कि किसी भी प्रकार से सत्ता हमारे हाथ में आ जाए ताकि जो देश का खजाना मोदी जी ने भरा है उस खजाने को हम फिर से लूट सकें, उसकी लूट मचा सकें। तो इस कारण से ये लोग इतना प्रोपेगेंडा और इतना झूठ फैला करके सत्ता पाना चाहते थे। लेकिन देश के लोग बड़े समझदार थे, उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया। कुछ एक जगह पे लोग बहक गए, यूपी जैसे जगह पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हारी है या इनके लोग जीते हैं सिर्फ इस झूठ के कारण ही। और वहाँ पे मीडिया ने भी दिखाया है कि किस प्रकार से उनको पत्रक बांटे गए जिन पे लिखा हुआ था। तो उस झूठ के कारण कुछ जगह पे ये जरूर सीट जीत गए हैं, लेकिन देखना देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी और आगे आने वाले समय में उसका दंड इनको मिलेगा जरूर। जिस तरह सर यूपी में रिजल्ट आया, क्या लगता है दिल्ली के अंदर भी जो विधानसभा चुनाव होंगे तो इसी प्रकार के कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा या परिवर्तन होगा दिल्ली में? देखिए, दिल्ली के अंदर तो परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और 10 साल से वो सरकार है जिस सरकार ने दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता को लंबे लंबे वादे किए थे और उनको ऐसे सपने दिखाए थे कि हम दिल्ली को पेरिस लंदन बनाएंगे, हम दिल्ली में लोगों को ऐसा कर देंगे कि उनको एहसास होगा कि कैसी सरकार है ये, कितनी संवेदनशील सरकार है, कितनी अच्छी सरकार है। तुरंत लोगों के काम हो रहे हैं, दफ्तरों में लोग किसी भी विभाग में जाएंगे तो जाते ही उनके काम हो जाएंगे, अस्पताल जाएंगे तो जाते ही इलाज हो जाएगा। मतलब उनको इस तरीके का वो दिखाया कि उनको इतनी अच्छी सरकार मिली है कि उनकी सब सुख सुविधाएं पूरी होंगी। लेकिन 10 साल से लोग देख रहे हैं कि कितनी निकम्मी, गूंगी बहरी और भ्रष्टाचारी सरकार है जिसने 10 साल के अंदर दिल्ली को और 20 साल पीछे धकेल दिया। आज दिल्ली में समस्याओं का अंबार है, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, पानी की गंभीर समस्या है, लोग पानी पी के बीमार पड़ रहे हैं, पानी लोगों तक पहुंच नहीं रहा, लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। बिजली की इतनी गंभीर समस्या है, बिजली के बिल 10-10 गुना ज्यादा आ रहे हैं, व्यापारी बेचारा बिल भर भर के परेशान है।
बिल्कुल, और शॉर्टेज भी है दिल्ली। और दिल्ली में शॉर्टेज है, अभी तो बिजली कटिंग हो रही है, कभी रात को 10 बजे चली जाती है, कभी सुबह चली जाती है। तो आप देखो ना कि किस प्रकार से है। जाम की गंभीर समस्या पूरी दिल्ली में, अस्पतालों की बुरी हालत है दिल्ली के अंदर। किसी भी अस्पताल में आप चले जाओ, पूरी रात अस्पतालों के चक्कर काटते रहोगे, एडमिशन नहीं मिलेगा, सिफारिशें लगानी पड़ेंगी। तो क्या दिल्ली में इन्होंने, और दिल्ली को क्या पेरिस लंदन बना दिया? आप खुद देखो, दिल्ली की जनता खुद देखे। तो अब दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है और इस बार के विधानसभा चुनाव में वो इस पार्टी को सबक सिखाएगी और इनको दिल्ली में जो है हार का मुंह देखना पड़ेगा। और देखिए, जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और दिल्ली के लोगों को जो कमी रह गई है उस कमी को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिल करके पूरा करेगी। मैं तो लोगों से अपील करता हूं कि इतने वर्षों तक आपने कांग्रेस की सरकार को देखा, इतने 10 वर्षों तक आपने आम आदमी पार्टी की सरकार को देखा, अगले 10 वर्ष आप बीजेपी की सरकार को देखिए। इन दोनों सरकारों से 10 गुना ज्यादा काम अगर ना हो जाए तब आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है, और भारतीय जनता पार्टी आते ही सबसे पहले विकास कार्यों को तेजी के साथ करती है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां शासन करती है वहां विकास और तरक्की जरूर होती है। तो दिल्ली में भी वो बयार जरूर बहेगी, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है और अगर दिल्ली में भी हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली में चौमुखी विकास होगा। जी, आपसे ये भी जानेगा, हर्ष मल्होत्रा जी पूर्व दिल्ली सांसद बने, अपने कैबिनेट में भी जगह मिले, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर। देखिए, हर्ष मल्होत्रा जी जमीनी कार्यकर्ता हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के। यहाँ से वो मेयर रह चुके हैं, निगम पार्षद रह चुके हैं। और ये देखिए कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए किसी के मुंह से निगेटिव नहीं सुना। किसी से भी आप बात करो वो हर्ष मल्होत्रा जी के लिए अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि उन्होंने निगम पार्षद रहते हुए, मेयर रहते हुए बहुत अच्छे कार्य किए। अन्यथा ऐसे पदों पर अगर कोई व्यक्ति रहता है तो जरूर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का दाग लगता है, लेकिन वो बिल्कुल बेदाग है, क्योंकि साफ सुथरी अच्छी छवि के व्यक्ति हैं, लोगों के काम करने वाले, लोगों के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिल्ली में जो 7 लोगों को टिकट दी ना, वो उन कार्यकर्ताओं को टिकट दी। कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा लीडर ऐसा नहीं था, वो लोग थे जो संगठन के नीचे के लेवल से काम करते हुए ऊपर पहुंचे थे। तो ऐसे ही उनमें से ही हर्ष मल्होत्रा जी थे, जो कि यहाँ से सांसद के रूप में, प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। और दिल्ली की जनता ने, इस पूर्वी दिल्ली की जनता ने उनको बम्पर जीत दिलाई। और उसके बाद देखिए, केंद्र में भी उनकी मेहनत को देखते हुए मोदी जी के मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला। तो मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हर्ष मल्होत्रा जी को। बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे तो बहुत ही परम मित्र हैं। और अब बड़ी उम्मीद जागी है कि तेजी के साथ पूर्वी दिल्ली का विकास भी होगा। और हर्ष मल्होत्रा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद।